तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। आप सभी का मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को। तो देखिए, आज हम आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें से सभी आप लोगों का जितना भी टॉपिक था हमने कवर कर दिया। आज उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो पहला उत्तर इसका समझिए। उत्तर देखिएगा तो उत्तर है जोसेफ मेजनी। क्या? जोसेफ मेजनी, मतलब मेजनी के बारे में बताया जा रहा है। जोसेफ मेजनी, आपने बताया था कि मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। आगे पढ़ाएंगे। जोसेफ मेजनी, इसका मेजनी का पूरा नाम क्या था? जोसेफ मेजनी नाम था। ने को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं। जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। इसमें इटली के लोगों को एकता की स्वतंत्रता की भावना जगाए। लोगों के बीच क्या थी? इटली में लोगों के बीच क्या थी? एकीकरण की भावना नहीं थी। मेजनी ने क्या किया? उन लोगों के बीच क्या किया? एकीकरण की भावना का विकास किया। भावना का विकास किया। आगे देखिए। और इसने क्या किया? इसने 1831 से यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, और यह कार्बोनरी संगठन का भी सदस्य था। क्या? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेजनी कौन संगठन का सदस्य था? कार्बोनरी संगठन। कौन सा सदस्य था? कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। तो आप लोग देख लिए होंगे, आप लोगों ने समझा। इम्पोर्टेंस समझ, जिसमें से एक ये रहा, जो मेजनी कौन सा कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। दूसरा क्या रहा, जो मेजनी मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ये आप याद रखिएगा, और आपको लोग के लिए सब्जेक्टिव में अर्थात ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है, जो गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा। क्या है क्वेश्चन? गैरीवाल्डी के कार्यों का क्या करे? चर्चा करे। गैरीवाल्डी के कार्यों का क्या करे? चर्चा करे। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। गैरीवाल्डी के कार्यों के बारे में चर्चा किए। देखिए, तो लिखा क्या है? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, हमने क्लास में भी पढ़ाया आप लोग को। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। यह एक राष्ट्रवादी और महान राजनीतिकार था। ठीक है। क्या था? एक बहुत अच्छे सैन्य राजनीतिकार था। इसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन भी किया था। देखिए, जिन्हें इटली इटली का तलवार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इटली का तलवार? तो इटली का इसने क्या किया? युद्धों की मदद से क्या किया? इटली का एकीकरण का प्रयास किया। उन्हें स्वयं सेविका लाल कुर्ती नामक संस्था का भी गठन किया। तो आप लोगों को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? आपने क्या बता सकते हैं? गैरीवाल्डी ने क्या किया? किसने किया? गैरीवाल्डी ने किया। किसने किया? गैरीवाल्डी ने किया लाल कुर्ती नामक सेना का गठन। इसने क्या किया था? इस लाल कुर्ती को क्या किया? गठन करने के बाद सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है। और दक्षिण इटली का एकीकरण यही संभव किया था। गैरीवाल्डी की ही मदद से क्या हुआ था? दक्षिण इटली का क्या हुआ? एकीकरण है। इसने अपने अपने जीते हुए क्षेत्र को क्या किया? विक्टर एमेनुअल, जो यहाँ के राजा सर्डिया पिडमॉन्ट का राजा बताते ना, कौन है? था विक्टर एमेनुअल। उसको सौंप दिया गया, और अद्वितीय त्याग त्याग देकर
माफ कीजिएगा 1 मिनट। चलिए देखिए, अद्वितीय त्याग देकर उसने क्या किया, अद्वितीय त्याग देकर क्या किया उसने, इटली के एकीकरण में सहयोग दिया। इटली के एकीकरण ने क्या किया, बहुत ज्यादा ही सहयोग किया। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल क्या हुआ इसके इसमें, जो तो बोला जाएगा इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता था, तब किसे कहा जाता था, तब आप बोल देगा गैरिबाल्डी को कहा जाता है। दूसरा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। बस और इतना ही आपके लिए था। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे है, जो जर्मनी के जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। बोला जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑटोमन बिस्मार्क, बिस्मार्क के बारे में पढ़ा है ना आप लोग को, ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क के लौह के रक्त और लौह की नीति, कौन सी नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति की प्रसिद्ध नीति अपनाई थी। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। और अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, प्रसिद्ध नीति अपनाए 1862 ईस्वी में। कब, याद कीजिएगा, 1862 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया, विकसित किया। और जर्मनी के एकीकरण में भाषण की बहुमत प्रस्तावों से प्रस्तावों से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति से होगा। इसका कहना था कि, तो आपको इसका कहना था किसका, गैरिबाल्डी, सॉरी, बिस्मार्क का क्या कहना था। तो बिस्मार्क का कहना यह था कि कोई भाषण से आप लोगों का जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। इसके लिए आप लोग को जमीनी स्तर पे कार्य करना होगा। इसके लिए हमको युद्ध भी लड़ना, सैन्य शक्ति से या युद्ध की मदद से, किसी माध्यम से अगर हमको जर्मनी का एकीकरण करना होगा तो करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेजनी, मेजनी कौन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है बहुत सारे बार, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेजनी, मेजनी के बारे में बहुत बार पूछा गया। तो उत्तर में क्या बोल सकते हैं, उत्तर में इसके बारे में, इटली के एकीकरण, इटली के एक महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता और साहित्यकार थे। कौन थे, अगर बोलेगा एक महान साहित्यकार कौन थे, तो मेजनी क्या था, एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे दिने इटली के एकीकरण का क्या किया जाता, पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग का क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, इटली के एकीकरण में, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। किसकी भूमिका पूछ रहा है, ऑस्ट्रिया की भूमिका। ऑस्ट्रिया का चांस आप लोग कमेंट करिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ठीक है, आप लोग हमारे कमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो चलिए उत्तर देखते हैं, तो उत्तर क्या है इसका, उत्तर है इनका,
उत्तर है इटली और जर्मनी। क्या? इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा और प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक और घोर प्रतिक्रियावादी था। बोलेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या था? एक घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। यह क्या था? एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। यह नहीं चाहता था कि इटली तथा जर्मनी का क्या हो? एकीकरण हो। इन्हें नहीं चाहता था कि क्या हो? इटली का एकीकरण हो। और क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवादी और आंदोलनकारियों का कट्टर दुश्मन था। यह राष्ट्रवादी जो भी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति हो चाहे लोकतांत्रिक व्यक्ति, इस आंदोलन करता था, उसका कट्टर दुश्मन था। यो क्या कहता? उसको पकड़ कर तुरंत जेल में रखो। बोलता था कि क्या? तुरंत इन लोग को पकड़ कर क्या करो? जेल में रखो। ये नहीं चाहता था कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्या बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां लिखे। बहुत ही बार पूछा गया है। अगर आप लोग को नहीं हो रहा विश्वास तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर बुक्स में देख सकते हैं। जो बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां लिखे। क्या? बियाना कांग्रेस की क्या लिखे? 2 उपलब्धियां लिखे। तो देखिए, चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका उत्तर है बियाना कांग्रेस हुआ कब था? पहली बात तो 1815 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक थे। इसके अध्यक्ष किसको कहा जाता है? मेटरनिक को कहा जाता है। तो चलिए, वियना कांग्रेस 1815 को 2 प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। क्या क्या उपलब्धियां? पहली उपलब्धियां यहाँ देख सकते हैं आप लोग। पहली उपलब्धियां क्या है? पहली उपलब्धियां पुरानी व्यवस्था की बहाली। जो भी पुराना व्यवस्था था ना, उसमें बहाली का उन वंशों के फिर से सत्ता सौंपी गई जिन्हें नेपोलियन ने गद्दी हटा दिया था। जैसे कि फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश मतलब कि लुई 18वां को स्थापित किया। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि वियना कांग्रेस है ना 1815 में किया गया था। इसका पहला क्या था? पहला उपलब्धियां इसमें क्या हासिल किया गया था? पहला ये जितना भी नेपोलियन है ना राजवंशों को खत्म कर दिया है। जितना भी उसको क्या कर पुनः स्थापना किया जाए, ठीक है। उन उन राजवंशों को फिर से स्थापना होना चाहिए जिसे नेपोलियन ने अपने गद्दी पर से हटा दिया। जैसे कि फ्रांस से आप जान सकते हैं, फ्रांस में किसका शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। उसको नेपोलियन ने क्या किया था? हटा करके अपना शासन चलाया था। जिसके कारण क्या क्या मेटरनिक के द्वारा यहाँ के नए राजा को फिर से बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। नए राजा लुई 18वां को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा कारण क्या है? दूसरा उपलब्धियां इसका क्या था? 2 ही उपलब्धियां लिखना आप लोग। ऐसी 2 उपलब्धियां लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। देखिए दूसरा उपलब्धियां क्या है। दूसरा उपलब्धियां है इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने अनेक लघु राज्यों को विभक्त कर दिया। सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के सम्राट के फर्डिनेंड को दे दिया। जैसे कि देख रहे हैं, इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए हमने बोला था ना, इटली को कई भागों में तोड़ दिया था मेटरनिक अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए। तो अगर आप लिख देंगे जो इसमें, अगर दूसरा बात लिखेंगे इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने उसे अनेक लघु राज्यों में विभक्त कर दिया। ये सिसिली और नेपल्स इटली में पड़ता है। तो सिसिली नेपल्स का राजा किसको? बुर्बो राजवंश सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग का टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से आप लोग को 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? तो 7वां क्वेश्चन ये है। 7वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी, ये पूछा जाता है। अब बहुत बार पूछे हुआ है क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो बोला जा रहा है जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? देखिएगा उत्तर में, उत्तर देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा, जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं थी। क्या क्या मुख्य बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या क्या थी, मुख्य बाधा क्या क्या की, उसके बारे में जानना है। देखिएगा, पहला पहला वादा क्या था? जर्मनी का विखंडन। जर्मनी लगभग 300 छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें अपनी अलग परंपरा, शासन व्यवस्था, स्वायत्तता की भावना थी। मतलब लगभग जर्मनी बोला जा रहा है, लगभग जर्मनी कितने भाग में? लगभग जर्मनी बोला जा रहा है कि लगभग 300 भाग में टूटा हुआ था। कितना भाग में टूटा हुआ था? लगभग जर्मनी 300 से अधिक भागों में टूटा हुआ था। और उन लोग के बीच क्या था? उन लोग को क्या था? उन लोग का न एक परंपरा था, न न शासन किसी का एक था, न स्वच्छता की भावना थी। मतलब सब अलग अलग था, सभी का सबका शासन अलग था, सबकी परंपरा अलग थी, सभी की जाति अलग थी। जिसके कारण क्या हुआ, इन लोग एक करना बहुत ही मुश्किल था। अगला देखते हैं, दूसरा कारण क्या था? दूसरा देखते हैं, दूसरा है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था इस पर। क्या था? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। क्या था? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिख के घोर प्रतिक्रियावादी था। वह जर्मनी संघ का अध्यक्ष था। जर्मनी के संघ का क्या था? वो अध्यक्ष था। और वह नहीं चाहता था कि जर्मनी एकजुट होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, क्योंकि इससे ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो जाता। मतलब बोल रहा है कि, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर था ना, वो नहीं चाहता था। वह एक पद परिवार तो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ठीक है। वह जर्मनी का क्या था? एक संघ का अध्यक्ष था। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी क्या एकजुट हो, क्या हो, वह नहीं चाहता था कि जर्मनी क्या हो, का जो भी लगभग 300 से अधिक भागों में टूटा हुआ था, उसको एक साथ हो जा। अगर वो एक साथ हो जाता तो एक शक्तिशाली रूप के राष्ट्र में बन जाता, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की प्रभुता क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। इसलिए मेटरनिख चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण न हो, ठीक है। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा देखिएगा क्या है, तीसरा में क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है धार्मिक मतभेद था। उत्तरी जर्मनी चलिए दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं में तीसरी बात जानते हैं। तीसरा बाधा क्या था? ठीक है, तीसरी बाधा जानते हैं। तीसरा बाधा क्या था? तीसरी बाधा को आप देख सकते हैं कि धार्मिक मतभेद था सभी कुछ। क्या था? धार्मिक मतभेद था सभी कुछ। कैसे मतभेद था, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि उत्तरी जर्मनी के राज्य मुख्य रूप से प्रोटेस्टा, ठीक है, मत के अनुयायी थे, जबकि दक्षिणी राज्य कैथोलिक थे। इस धार्मिक विभाजन के कारण उनमें एकता की भावना नहीं थी। बोल रहा है कि जैसे धार्मिक है ना, धार्मिक मतलब में क्या था कि उत्तरी जर्मनी जितना भी था ना, उत्तरी जर्मनी जितना भी लोग थे, वो सब क्या थे? प्रोटेस्टा धर्म का। ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एगो प्रोटेस्टा धर्म, एक एक प्रोटेस्टा धर्म, एगो कौन सा? कैथोलिक धर्म। कौन सा धर्म? कैथोलिक धर्म। तो उत्तरी जर्मनी था ना, वो क्या था? प्रोटेस्टा धर्म को मानने वाले थे। और दक्षिण इटली जितना भी लोग थे ना, वो कौन सा धर्म मानने वाले थे? कैथोलिक धर्म मानने वाले थे। इस धार्मिक विभाजन के कारण इसमें एक करना इन लोग के पे क्या था? बहुत संभव नहीं था। एक करना क्या था? संभव नहीं था। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इसमें एक करना संभव नहीं था, जनता में चेतना की भावना। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ। जर्मनी के एकीकरण की चौथी बाधा है क्या ही? चौथी बाधा देखिए। चौथी बाधा ये बोल रहा है कि जनता में चेतना का अभाव था। लोक का चेतना मतलब कि राष्ट्रवादी भावना का ही विकास नहीं था लोगों के बीच। प्रारंभिक दौर में जर्मनी की आम जनता में राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक चेतना चेतना की कमी थी, ठीक है, जिसके कारण राष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन का हस्तक्षेप समर्थन नहीं था। बोला कि लोगों के बीच ही नहीं था। लोगों के बीच क्या बोल रहा है? एक मिनट।
लोग के बीच क्या बोला, लोग में राजनीतिक चेतना ही नहीं थी। क्या था, उन लोग के बीच एकता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना ही नहीं थी, जिसके कारण लोग क्या था, राष्ट्रीय तो जब एकता की भावना ही नहीं रहेगा तो लोग सब कैसे एक साथ रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा तो इटली जर्मनी का एक करना संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के बाद। 6 नंबर आप लोग का हो गया है, 7 के बाद 8 होगा ना, तो 8 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। हाँ चलिए, 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे बोलने पर नहीं जाए लेकिन आप लोग देख ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा सभी अपने अपने, नहीं तो पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात तो स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए, नीचे है उत्तर में, उत्तर में क्या है बोलिए, बोलिए आप लोग बोलिएगा, कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, उत्तर देखिए, तो फ्रांस के शासक लुई फिलिप था ना, लुई फिलिप था कि नहीं था। 1848 से क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई फिलिप ही तो था, लुई फिलिप ही ना था, तो याद रखिएगा, सभी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। वह मध्यम वर्ग को खुश और पूंजीपति और मध्यम वर्ग को समर्थन प्राप्त करने के लिए, अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए क्या किया था, उसने स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था। क्या किया था, अवलंबन किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो उसने क्या था, पूंजीपति लोगों को खुश करने के लिए, मध्य वर्गीय नीति को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए उसने क्या किया था, स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा इधर उधर हो गया पीडीएफ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, पढ़ ही के जाइएगा आप लोग, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल RDM एजुकेशन कोचिंग सेंटर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, जो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा वो लोग, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गया है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन ही करा लिए पहला चैप्टर में, पहला चैप्टर जो हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं उससे बाहर जाने की संभावना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला इसमें देखिए वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या क्या था। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य पहला देखिएगा, बोला वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के बाद शांति, स्थिरता और पुरानी व्यवस्था का बहाल करना था। क्या था यहाँ पे, क्या था, शांति को स्थापित करना था, और जो भी पुराना व्यवस्था था पहले से उसी को फिर से लागू करना था। क्या करना था, उसी को फिर से लागू करना था। के मेटरनिक चांसलर मेटरनिक की अध्यक्ष में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। देखिए इसका क्या क्या निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला देखिएगा, पहला पहला है राजतंत्र की बहाल में क्या है, नेपोलियन द्वारा हटाए गए पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता सौंपना, क्रांतिकारी विचारों में बदलाव और रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। मतलब बोल रहा है मेटरनिक, यहाँ पे क्या बोला, जो मेटरनिक का कहना है, जो इसको जितना भी नेपोलियन जितना भी काम किया ना, कौन, नेपोलियन, नेपोलियन के युद्धों के बाद जितना भी शांति अशांति फैला है उसको क्या करना, फिर से शांति ला देना, ठीक है। और इसके द्वारा जो इसका पहली बात तो बोलेगा, इसका अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक था। कौन था इसका अध्यक्ष, मेटरनिक था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य एक ही उद्देश्य था इसका, जो जितना भी काम किया है ना नेपोलियन, उसको क्या करो आप लोग, हटा करके फिर से पुराना व्यवस्था लागू करो। तो वही बोला राजतंत्र की बहाल, मतलब कि नेपोलियन के द्वारा हटाए गए पुराने राजवंश, जितना भी हटाया गया राजवंश का था उसको क्या क्या फिर से सौंपना, जो भी राजवंश था उसी को फिर से सौंप देना था, और रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। मतलब निरंकुशवादी शासन व्यवस्था, जनता की कोई मतलब बात नहीं सुनना है, जनता को परेशान ही रहना है, जनता मरे चाहे जिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वाला व्यवस्था। आगे चलते, आगे इसमें क्या बोल रहा है,
अगले क्रांतिकारी विचारों का दमन कर दिया। जितना भी क्रांतिकारी उड़ता था ना उसका दमन करना। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की उभरती भावनाओं को रोकना ताकि पुरानी समानती और राज्य व्यवस्था सुरक्षित रहे। मतलब जितना भी अब लोग सब उठा रहा है ना, लोग सब जितना भी आवाज उठा रहा है, लोग सब जितना भी है राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव में है, लोकतंत्र चाहता, उन लोग को क्या करे, उन लोग को हटा करके उन लोग को पुरानी क्या कहना, समानती व्यवस्था जो चल रहा था, पुरानी समानती व्यवस्था, हाँ चलिएगा देखिएगा। देखिए देखिए क्या बोला था कि फिर से क्या करना, रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना था, मतलब राजशाही व्यवस्था फिर से लागू करना था। सीधी बात फिर से राजशाही लागू करना था। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 10 क्वेश्चन बोले थे, 10 क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन दीजिएगा ध्यान। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 10वां नंबर जॉलवेरिन क्या था, जॉलवेरिन का गठन क्यों किया गया था। आप लोग को हमने क्लास में पढ़ा दिया था जॉलवेरिन के बारे में, इसलिए आप लोग को अगर आप लोग को पहला चैप्टर समझना है तो मेरे वीडियो पे जरूर विजिट करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उत्तर देखिए, उत्तर जॉलवेरिन एक आर्थिक एकीकरण के लिए किया गया था। जॉलवेरिन के संबंधित क्या था, जर्मनी को आर्थिक सपोर्ट देने के लिए क्या किया था, इसका व्यापारी लोगों ने मिलकर क्या किया था, इसका संगठन किया था। कब किया था इसका गठन, 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल, मतलब कि प्रशा 1834 ईस्वी की पहल पर हुआ था। मतलब सीधे से बोलेगा 1800, सीधे पूछेगा जॉलवेरिन क्या था, तो जॉलवेरिन क्या आर्थिक एकीकरण के लिए किया गया था, इसका गठन सीधे सीधे 1834 में किया गया था। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए। अगर मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल IDM एजुकेशन को। धन्यवाद, राम राम।